नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और फिर से खबर आ रही है कि चीन एक बार फिर गलवान घाटी और लद्दाख से पीछे हटने के बाद चीन ने फिर वही पुरानी चाल चली है और अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक उसने रिपोर्ट छापी है जिसमें ये कहने की कोशिश की है कि भारत अगर G7 में हिस्सा लेगा तो वो आग से खेलने का काम करेगा और इसका नुकसान भारत को ही होने वाला है। यानी कि चीन दूसरे शब्दों में भारत को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है और चीन का ये भी कहना है कि भारत को चीन से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। इस सब के पीछे की वजह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इस पूरे मामले में, भारत और चीन के जो संबंधों में तनाव आया था उसको लेकर कल एक बड़ी बैठक होने वाली है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी हरिंदर सिंह, भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल जो है 14वीं कोर के, वो इसमें हिस्सा लेंगे। उनके साथ ब्रिगेडियर और मेजर जनरल स्तर के भी अधिकारी होंगे। दूसरी तरफ चीन की तरफ से, जो चीन में कोर के बजाय वो थिएटर उसको बोलते हैं, तो थिएटर कमांडर इसमें हिस्सा लेंगे और ये बातचीत होगी जो गलवान घाटी से लेकर गोकाक पोस्ट से लेकर लद्दाख और फिंगर एरियाज़ में जो तनाव या जो दावे चल रहे हैं चीन की तरफ से, उनके ऊपर भारत सीधे तौर पर अपनी बात रखेगा। और जिस तरीके से पहले ब्रिगेडियर लेवल पर बात हुई, फिर मेजर जनरल लेवल पर बात हुई, तो और अब ये लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पर बात होने जा रही है। उससे पहले चीन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है या अपनी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो कुछ कर रहा है उससे चीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और उल्टे चीन भारत पर ही ये आरोप लगा रहा है कि भारत में कुछ ऐसे संगठन हैं जो राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं और भारत सरकार का भी उन संगठनों पर कोई बस नहीं चल रहा है, लेकिन इस सब का खामियाजा भारत को उठाना पड़ेगा। चीन कहता है कि अमेरिका की कोशिश है कि वो भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को शामिल करके G7 को G10 या G11 बना लेना चाहता है, जिसको लेकर भारत भी उत्सुक दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत अगर इन विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ जाकर इसमें शामिल होगा तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को ही होगा और भारत को इस झांसे में नहीं आना चाहिए। बड़ी बात यह है कि चीन के इस सरकारी अखबार को हालांकि बाकी लोग तो तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन भारत की कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर वामपंथी पार्टियां और राहुल गांधी जैसे अधेड़ युवा इसको पढ़ते हैं और वो इसे पढ़ने के बाद में फिर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि चीन जो कह रहा है वो वास्तव में एक गीदड़ भभकी है, क्योंकि चीन और भारत के बीच जो व्यापार है उस व्यापार का ज़्यादा फायदा चीन को होता है, भारत को नहीं, क्योंकि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो कम है और भारत को इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इसी वजह से भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड डिफिसिट है, जिसको अंग्रेजी में ट्रेड डिफिसिट कहते हैं और हिंदी भाषा में इसको व्यापार घाटा कहते हैं, वो चीन के पक्ष में है। और पिछले एक साल में इसमें करीब करीब $3 बिलियन यानी कि 20,000 करोड़ का अंतर आया है और ये भारत के पक्ष में ही आया है। इससे चीन को ये लग रहा है कि अगर भारत में इसी तरीके से चीन का विरोध चलता रहा तो ये निश्चित तौर पर और ज़्यादा घट जाएगा। अभी भारत का जो व्यापार घाटा है वो करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का है और अगर भारत अपने सारे सामान को रोक देता है, चीन से आने वाले इंपोर्ट को रोक देता है, तो ये 3.25 लाख करोड़ का जो नुकसान है वो चीन को होगा, भारत को नहीं, क्योंकि भारत से जो एक्सपोर्ट होता है चीन में उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। और अभी जो कोरोना के बाद की स्थिति बनी है उसमें भारत का एक्सपोर्ट तो हालांकि कम होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ जो चीन से आने वाला इंपोर्ट है उस पर भी बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि चीन इससे तिलमिला रहा है। चीन को पता है कि अगर भारत ने चीन से आयात करना बंद कर दिया तो चीन के ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं जिन्हें सरकार ज़बरदस्ती काम करवाती है और उन्हें एक तरीके से मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उनको भूखों मरने की नौबत आ जाएगी और चीन की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो उसी डंपिंग वाले सामान की बिक्री पर निर्भर करती है, जो कि वो भारत जैसे देशों में अपने सामान को महंगी कीमत में बनाकर महंगी कीमत में उत्पादित करने के बाद में उसको एक्सपोर्ट करता है सस्ती दर पर, जिससे कि उसको कुछ न कुछ रेवेन्यू मिलता रहे और उससे वो अपने नागरिकों का पेट भरता रहे। हालांकि चीन की जनसंख्या धीरे धीरे पिछले 2-3 दशकों में कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो जनसंख्या का दबाव है बहुत ज़्यादा है और चीन ने अपने जिस तरीके से पूरे देश को एक दीवारों की फैक्ट्री बना रखा था, दीवारों के अंदर की एक फैक्ट्री बना रखा था, उसकी वजह से ज़्यादातर चीन की बातें बाहर नहीं आ पाती हैं।
चीन में जो कंपनियां काम करती हैं उनमें चीनी नागरिक ही काम करते हैं, और जिस तरीके से चीन में मीडिया जैसा कुछ नहीं है, उसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चीन की दुनिया को नहीं पता चल पाती। लेकिन धीरे धीरे करके चीन में जो शुरुआत है, जो विरोध चल रहा है, उससे बचने के लिए चीन एक राष्ट्रवाद का खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, और उसी के तहत वो बार बार ग्लोबल टाइम्स में भारत के खिलाफ चीज़ें छापता रहता है। पिछले हफ्ते उसने ये कहा था कि अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वार चल रहा है, भारत उससे दूर रहे। भारत चीन और अमेरिका की इस ट्रेड वार में, या कोल्ड वार जिसको नया नाम दिया जा रहा है, न्यू कोल्ड वार में मोहरा अगर बनता है अमेरिका का, तो इसका भारत को बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत को इसके लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार है, जैसा हमने आपको पहले बताया, उसमें ट्रेड डिफिसिट के हिसाब से ये चीन के पक्ष में है, और कोई भी देश व्यापार तभी जारी रखना चाहता है जब वो उसके पक्ष में हो। हालांकि भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं भारत को, और तमाम कंपनियां जो चीन से भारत आना चाहती हैं, उस स्थिति में भी भारत अभी जिन चीज़ों का उत्पादन करता है और जिनका इंपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट रुक जाएगा, उनका उत्पादन भारत करने लगेगा। वैसी स्थिति में चीन के ऊपर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो चीन से हम जो माल आयात करते हैं वो ज़्यादातर निर्भरता वाला नहीं है, बल्कि शौक वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, और उन चीज़ों को अगर हम आयात करने से रोक भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ने वाला है। और अर्थशास्त्र में एक कहावत कही जाती है कि यहाँ कंज्यूमर इज किंग बोला जाता है, यानी कि उपभोक्ता ही राजा होता है, और उपभोक्ता की दृष्टि से भारत राजा है, न कि चीन। लेकिन चीन इसको उल्टी तरीके से कहने की कोशिश कर रहा है, ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि चीन चूंकि दुकानदार है, तब भी वो भारत को परेशान कर सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर सकता है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आज चीन की जो स्थिति है, उसका अमेरिका को होने वाला पूरा का पूरा ट्रेड अब रुक गया है। उसके अलावा यूरोप की जो यूरोपियन यूनियन हो, या फिर फ्रांस, जर्मनी और इटली या यूके जैसे देश हो, वो भी चीन के सामान को अब मंगाने से कतरा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश भी चीन की जो आयात अपने यहाँ होती थी उसको रोक रहे हैं। तो सीधे तौर पर चीन को एक उम्मीद भारत से थी, और उसे ये लगता था कि भारत उसके दबाव में आकर या सीमाओं पर उसकी सेना को देखकर भारत उससे समझौता कर लेगा, और उसी के तहत चीन को अपना माल डंप करने के लिए एक बड़ा बाजार मिलता रहेगा। लेकिन भारत इस बात को पूरी तरह से समझता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी के एक बड़े झंडाबरदार रहे हैं, वो आरएसएस के मेंबर हैं, और वो जानते हैं कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो स्वदेशी के माध्यम से बढ़ सकता है। अपने देश को मजबूत करके अपने यहाँ उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाकर, या कंपनियों को, जो विदेशी कंपनियां हैं उनको अपने देश में उन्होंने इसीलिए मेक इन इंडिया की भी मुहिम भी चलाई थी, और उसी के तहत अब वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रहे हैं। देश में विदेशी कंपनियों को बुलाने की, जो कि चीन छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना चाहती हैं, पूरी कोशिशें जारी हैं। वैसे स्थिति में चीन जानता है कि अगर भारत इस मामले में आगे बढ़ गया तो निश्चित तौर पर 5 लाख करोड़ रुपए का जो सालाना एक्सपोर्ट भारत को चीन करता है, 4 से 5 लाख करोड़ का, उसमें भारी गिरावट आएगी, या फिर ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, जो कि चीन के लिए बहुत बड़ा झटका हुआ। चीन की आर्मी को भी सैलरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बातचीत होनी है अभी लद्दाख में भारतीय कमांडर और चीनी कमांडर के बीच में, यानी कि भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह और चीन के क्षेत्र कमांडर के बीच में, उसमें भी जो मुद्दे हैं वो दरअसल मुद्दे तो सैनिक मुद्दे ही रहेंगे। लेकिन चीन इस बात से भी तिलमिलाया हुआ है कि भारत ने अभी तक अपने जो 2 डोकलाम के समय पर जो मुख्य वार्ताकार थे, चाहे एस जयशंकर रहे हों या फिर अजीत डोभाल, उनको काम पर नहीं लगाया है। यानी चीन जानता है कि भारत इस बार बेफिक्र है, और जैसा कि चीन दावा करता रहा है कि चीन की सेना भारत से ज़्यादा मजबूत है, ये भी चीन जानता है कि इस बार ऐसा नहीं है। हालांकि चीनी वायुसेना के जो विमान हैं भारत की सीमा से 10 किलोमीटर अंदर युद्धाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन भारत ने भी जिस तरीके से लद्दाख और लेह और श्रीनगर में अपने जो वायुसेना के जो बेस हैं वहां से विमानों को तैयार रखा है, और भारत किसी भी ऐसी गड़बड़ी का जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। ये सारी बातें भी चीन को पता है। चीन अच्छी तरह से जानता है कि भारत के साथ इस बार वो अगर मुकाबला करेगा तो उसको अपनी जो क्षेत्र है वो भी गंवाना पड़ेगा, और
उसके साथ साथ चीन एक राष्ट्र के रूप में जिंदा रह पाएगा, इसके भी आसार कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देश चीन के खिलाफ खड़े हुए हैं, भारत के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका इसमें खुलकर सामने आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया खुलकर सामने आ चुका है, ब्रिटेन भी लगभग खुलकर ही सामने है, जापान से लेकर दक्षिण कोरिया जैसे देश भी इंतजार कर रहे हैं कि चीन के साथ अगर कोई बड़ी महाशक्ति अगर टकराती है तो वो उसका साथ जरूर देंगे। निश्चित तौर पर चीन वैसी स्थिति में अलग थलग पड़ जाएगा। और चीन ने ग्लोबल टाइम्स में इस बात का जिक्र भी किया, उसने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए, उसे दूसरे देशों के हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चीन को ये लगता है कि अमेरिका अगर G7 में भारत को शामिल करता है, जिसमें कि चीन की एंट्री नहीं है, चीन G20 का सदस्य है और G20 से ज़्यादा पावरफुल समूह है ये G7 का, अगर वो G10 या G11 बनता है और उसमें भारत जैसे देश भी शामिल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपसी इनके अंदर व्यापार है, चाहे अमेरिका, UK हो, जर्मनी हो या दूसरे जापान जैसे देश इसमें हो, उनके साथ व्यापार बढ़ेगा और वैसी स्थिति में चीन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत का जो आयात है वो चीन की बजाय अमेरिका को शिफ्ट हो जाएगा और वैसी स्थिति में उसे 4 से 5 लाख करोड़ रुपए सालाना का नुकसान होगा, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से जर्जर कर देगा। इसी वजह से चीन ये सारे के सारे खेल कर रहा है। वो जानता है कि अगर वो ग्लोबल टाइम्स में कोई खबर छापेगा तो भारत में जो चीन समर्थक राहुल गांधी जैसे अधेड़ युवा या फिर कम्युनिस्ट पार्टियां या फिर रवीश कुमार टाइप के, बरखा दत्त टाइप के, राजदीप या पुण्यभूषण टाइप के जो तथाकथित पत्रकार या पक्षकार हैं, वो इस बात को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और उसका असर पड़ेगा। चलते चलते एक और बात बता देते हैं कि चीन के द्वारा चीन की जो सेना लद्दाख में पीछे हटी, उसका असर पाकिस्तान पर भी हुआ और पाकिस्तान ने भी अपने सुर बदल लिए और अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम तो शांति चाहते हैं, भारत ने हमारे 2 अधिकारियों को जासूस बताकर जो कार्रवाई की है वो उकसाने वाली है, लेकिन हम फिर भी शांति चाहते हैं और हम भारत से बातचीत के द्वारा ही सारे मसलों को सुलझाना चाहते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि चीन जो कि पाकिस्तान का आका है, जब वो दुम दबाकर भागा तो पाकिस्तान भी एकदम से शांति का दूत बनता हुआ नजर आने लगा। लेकिन भारत की कुछ पार्टियां, विपक्षी लोग, राहुल गांधी टाइप के अधेड़ उम्र के नासमझ लोग इस बात को नहीं समझते और वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की या नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो वो बता क्यों नहीं रही है। जय हिंद, जय भारत।